एनसीईआरटी क्लास 6 का तीसरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय 3 सरकार क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय विश्व से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ें की दाम कैसे घट जाए तथा अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा यह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश के सीमाओं को सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, तो कई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आप यह जानकर अचरज हो रहा है कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इस कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ निर्णयों को जरूरत होती है, तो कुछ लागू हो जाता है। उदाहरण के लिए संसाधनों को नियंत्रण और देश की सीमाओं की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार की कई तरह की काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को अन्य लोगों से करती है। सरकार के स्तर। हम सरकार के स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जब आपको पता है कि सरकार किसी सारी अलग-अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करते होंगे। दरअसल सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। अस्थायी स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। अस्थायी स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करते हैं। मानचित्र का राष्ट्रीय स्तर का सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि अस्थायी सरकार कैसे काम करती है। आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, उसको देख लीजिए। नोट: आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों के वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार का काम कर सकते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होता है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, तो उसे जेल
की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना होता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसे के अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो न्यायालय जा सकती है और यहाँ दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार सरकार के सरकार के निर्णय लेने की कानूनों को पालन करवाने यानी उन्हें वैध बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोग की सरकार की यह शक्ति देते हैं और लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता की वोट देकर चुनती हैं। एक बार चुने लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाया जाता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरे तरह सरकार होती है जिसके राजतंत्र सरकार कहते हैं। इसके राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के अधिकार नहीं बनाने पड़ते हैं और न ही उसे निर्णय को की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र की सरकार भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने सरकार लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र के लोगों की शासन होता है। लोकतंत्र में महत्वपूर्ण विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने की भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतंत्र सरकार के प्राय प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आज कोई भी सरकार अपने आपको तब लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप का विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जो लोकतांत्रिक सरकार औरत और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिसके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसा स्थिति में देश में उन्हीं नियमों के सहारे चल रहे थे जो गिने चुने पुरुष बताते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता की संगठित होकर इस अधिकार को मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यह इंडिया पत्रिका में लिखे हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र पर
संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या फिर दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उससे ने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार में कहीं भी सरकारों को स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ ही बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों के को सरकार की कार्यों को भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पड़ी। इस आंदोलन में महिलाएं मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन किसको कहते हैं? संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इसी आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों ने इस सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोग यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में इतने इतनी गलत रूढ़ियां धारण बनाए रखी थी कि महिलाओं के काम नहीं कर सकती हैं। इसी तरह महिलाओं ने निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरें से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई पत्र क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 में मिला था। अमेरिका में अमेरिका में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा। जैसे आपके पड़ोसी देश का नाम क्या है? अपने राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ पड़ोसी का नाम लिखिए। अपने जिले और उसके पड़ोसी जिले का नाम लिखिए। अपने जिले और राष्ट्रीय राजधानी के नाम जाने वाला मार्ग लिखिए। जिसको जो अपना अपना है वो लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।